नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीन की कहानी में उतरेंगे जिसका अतीत शाही शान शौकत और गहरी सोच से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। हम देखेंगे कि कैसे ये इलाका कभी सभ्यता का केंद्र बना, फिर कैसे इसका पतन हुआ और आज के दौर में इसने कैसे अपना पुनर्जन्म देखा। ये बिहार की एक बहुत ही दिलचस्प और उलझी हुई कहानी है। लेकिन ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले विरोधाभास से। सोचिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने ही घर, अपने ही प्रांत के बारे में इतने निराश शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते थे। जब इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा कहे तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ, इतने शानदार अतीत वाली जमीन प्रशासनिक तौर पर इतनी पिछड़ कैसे गई। इसका जवाब वो बिहार के लंबे और उलझे हुए इतिहास की कई परतों में छिपा है। तो चलिए, आज के बिहार को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे चलना होगा। प्राचीन काल में ये इलाका, जिसे हम मगध के नाम से जानते हैं, वो बस कोई आम राज्य नहीं था। नहीं, बल्कि ये तो करीब 1000 साल तक पूरे भारत की शक्ति, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना रहा। एक ऐसा केंद्र जिसका असर पूरे उपमहाद्वीप पर महसूस किया जाता था। और देखिए, मगध की ताकत सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं थी। ये तो असल में आध्यात्मिक और बौद्धिक विचारों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहीं पर वैशाली में दुनिया के सबसे पहले गणराज्यों में से एक ने जन्म लिया। इसी मिट्टी पर बोधगया में बुद्ध को ज्ञान मिला और पावापुरी में महावीर ने निर्वाण पाया। और फिर नालंदा और विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज थीं जो दुनिया भर से विद्वानों को खींच लाती थीं। सच तो ये है कि यहां से निकले विचारों ने इंसान की सोच की दिशा ही बदल कर रख दी। इस इलाके की शाही शानो शौकत का इतिहास तो पन्नों में दर्ज है। जरा सोचिए, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वहीं से मौर्य साम्राज्य ने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया था। फिर सदियां बीतीं और गुप्त साम्राज्य आया, उसका केंद्र भी मगध ही था। और इसी दौर को तो भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। विज्ञान, कला, संस्कृति, हर चीज अपने शिखर पर थी। मतलब सदियों तक बिहारी भारतीय सभ्यता का दिल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। धीरे धीरे बाहरी हमलों और सत्ता के बदलते समीकरणों ने बिहार की चमक को कम करना शुरू कर दिया। सत्ता का केंद्र कहीं और खिसक गया और इस इलाके की शान फीकी पड़ गई। और इस लंबे पतन का सबसे बुरा दौर आया ब्रिटिश राज में, जब बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। उसकी अपनी अलग राजनीतिक पहचान पूरी तरह खत्म हो गई। सोचिए, जिस जमीन ने कभी साम्राज्यों को चलाया था, अब नक्शे पर उसका अपना कोई नाम तक नहीं बचा था। पहचान का ये जो नुकसान था ना, वो एक नौजवान छात्र की कहानी में बिल्कुल साफ नजर आता है। नाम था उनका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बात है 19वीं सदी के आखिर के, जब वो लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि भारत के नक्शे पर बिहार कहाँ है, ये दिखाओ। और वो नहीं दिखा पाए। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक प्रांत के तौर पर बिहार का वजूद ही खत्म हो चुका था। सिन्हा जी खुद कहते हैं, तब मुझे लगा कि हम बिना पहचान के लोग हैं। आप सोच सकते हैं उस पल की चुभन। उस एक पल ने उनके अंदर एक आग जला दी, एक जिद पैदा कर दी कि बिहार को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलानी है। और यही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। और सिन्हा जी का ये जो व्यक्तिगत इरादा था ना, वो जल्द ही एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होने वाला था। यहीं से शुरू होती है आधुनिक बिहार के पुनर्जन्म की कहानी। और ये कहानी भी इस ज्ञान की भूमि पर बड़ी दिलचस्प बात है कि लिखे हुए शब्दों से शुरू हुई। ये कोई हवाई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी मुहिम थी। देखिए, 1894 में सिन्हा और उनके साथियों ने एक अखबार शुरू किया, बिहार टाइम्स, ताकि अपनी बात रखने के लिए एक मंच मिल सके। महेश नारायण जैसे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कोर टीम बनाई। मजे की बात तो यह है कि विरोधी उन्हें चार भिखारी कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वो लगातार अपनी मांग पर अड़े रहते थे। और फिर उन्होंने बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक ऑफिशियल मेमोरेंडम सौंपकर अपनी लड़ाई को एक औपचारिक रूप दिया। और उनकी मेहनत का असर वो साफ दिखने लगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनकी मौजूदगी के आंकड़े देखिए, आपको उनकी कामयाबी का अंदाजा हो जाएगा। 1885 में जब कांग्रेस का पहला सेशन हुआ, बिहार से एक भी डेलीगेट नहीं था, 0। और कुछ ही सालों में ये आंकड़ा बढ़कर 81 हो गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि इस इलाके में एक नई राजनीतिक चेतना जाग रही थी। और फिर करीब 20 साल की लगातार कोशिशों के बाद वो दिन आ ही गया, 22 मार्च 1912। इस तारीख को बिहार को आखिरकार
एक अलग सूबे के तौर पे मान्यता मिल गई। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, एक ऐसी जीत जो एक सपने और एक अखबार से शुरू हुई। लेकिन बिहार की पहचान का ये जो पुनर्जन्म था ना, ये सिर्फ एक इलाकाई जीत नहीं थी, इसके मायने पूरे देश के लिए थे। अपनी पहचान वापस मिलते ही बिहार अब भारत की आज़ादी की बड़ी कहानी में एक अहम किरदार निभाने को तैयार था। और देखिए, अपने बनने के सिर्फ 5 साल बाद बिहार का चंपारण जिला महात्मा गांधी के पहले सफल सत्याग्रह की जमीन बना। अहिंसा का वो प्रयोग जो आगे चल के पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मॉडल बन गया। तो जब हम बिहार के इतिहास के इस पूरे शानदार सफर पर नजर डालते हैं, सभ्यता की शुरुआत से लेकर एक गुमनाम पहचान तक और फिर से एक नए प्रांत के तौर पर खड़े होने तक, तो हमें एक बहुत ही गहरी और स्थायी विरासत दिखाई देती है। सोचिए जरा, बिहार ने दुनिया को क्या क्या दिया है। बुद्ध और महावीर के जरिए अहिंसा का फलसफा दिया, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के जरिए एक बड़े मुत्तहिद साम्राज्य का मॉडल दुनिया के सामने रखा, सिन्ना के आंदोलन से ये सिखाया कि अपनी पहचान के लिए कैसे लड़ा जाता है, और हाँ, चंपारण के जरिए सत्याग्रह का वो ताकतवर हथियार दिया जिसने आखिरकार भारत को आज़ादी दिलाई। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद बिहार की अपनी पहचान, उसके संघर्ष और फिर से उठ खड़े होने की ये जो ऐतिहासिक यात्रा है, वो आज के भारत को क्या सिखाती है? ये कहानी एक ऐसे इलाके की है जिसने बेमिसाल ऊंचाइयां भी देखी और गुमनामी का अंधेरा भी, और फिर अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए संघर्ष किया। इसकी ये यात्रा आज भी भारत के इतिहास का एक बहुत जरूरी और सबक सिखाने वाला अध्याय है।